तो हम लोग समझने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। आखिर कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक और पॉइंट चार्ज है। अच्छा, पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के ऊपर होता है, मास के साथ होता है। ठीक है, मास के साथ ही होगा हमेशा चार्ज। ठीक है, तो अगर ये एक मास होगा, इसका कुछ शेप होगा और कुछ साइज होगा। ठीक है, अब अगर ये जो इसका शेप और साइज है इस दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो इसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, जो चार्ज है वो इस मास के ऊपर होगा, इस मास की जो साइज है वो इस दूरी के रिस्पेक्ट में अगर छोटी है तो इसे हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, और इस चार्ज को मैंने Q1 बोल दिया और यहाँ पर मैंने Q2 बोल दिया। तो कूलॉम्स लॉ होता है कि इसके बीच जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, इसको अगर हम मर्ज कर दें तो कुछ ये बन जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूँ जो हो जाएगा कूलॉम्स कांस्टेंट, इसको K से मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कुछ हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो ये एक स्केलर फॉर्म है, इसको मैंने वेक्टर में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको इसका मैग्नीट्यूड दिया है जो कि ये है। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में होगा इसकी भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, R दूरी पर रखे गए हैं, तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा या फिर ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, वो इस फार्मूले से निकलता है। ठीक है, जो इनके बीच फोर्स होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है और इसके प्रोपोर्शनल होता है, मर्ज करने के बाद ये मिलता है और यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। ये सिर्फ फोर्स को बताता है, ये नहीं बताता कि फोर्स आखिर लगती कैसे है। ठीक है, फोर्स लगती किस वजह से है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका रीजन है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसको चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन भी दे देते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में समझ लें। तो इसको देखते हैं, ये हमारा देखिएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो डायरेक्शन देने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए जिसके हेल्प से हम उसे डायरेक्शन देंगे। किसी चीज़ को समझने का जो तरीका होता है उसके लिए, उसके डायरेक्शन को समझने के लिए तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जिसके हेल्प से हम उसे डायरेक्शन दे पाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक है, x, y और z। यहाँ पर मैंने एक चार्ज ले लिया। ठीक है, एक और चार्ज यहाँ ले लिया, यहाँ चार्ज ले लिया एक और यहाँ एक चार्ज ले लिया। पॉइंट चार्जेस हैं, बात का ध्यान रखिएगा, Q1 और Q2। और इसका मैंने एक पोजीशन वेक्टर डिफ़ाइन कर दिया और इसका पोजीशन वेक्टर डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, इनके बीच जो दूरी होगी वो ये होगी। इसको मैंने बोल दिया R1 वेक्टर, इसको बोल दिया R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसका वेक्टर का सम इसका वेक्टर का सम ये इसके वेक्टर के सम के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से सिंपली जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है अगर आप उसे जानते होंगे तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी चाहिए थी और हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया और इसकी रिस्पेक्ट में मैंने इसको पोजीशन दी और इसके रिस्पेक्ट में इसको पोजीशन दी। ठीक है, और इन दोनों पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करके इस दूरी को डिफ़ाइन किया है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि इनके बीच जो फोर्स होता है, अभी को मैंने आपको दिखाया, वो होता है K मॉड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब सिर्फ ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ आर कैप लगा दूं, इसको मैं एक दिशा दे दूं, तो क्या एक वेक्टर हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो आर है, अब की बार आर कितना हो गया? ये हो गया इसका मॉड। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दूरी इसका हो गया स्क्वायर। अब आर कैप हम कैसे लिखते हैं? अगर कोई वेक्टर ए है, इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ए कैप ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो ए कैप अगर लिखना हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, इसको हम ए कैप लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ आर कैप है, तो इसको मैं इस वेक्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो जो फोर्स बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी F वेक्टर इज इक्वल टू K मॉड Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, ये अगर हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली हो गया इसका वेक्टर फॉर्म।